हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम अपना फर्स्ट चैप्टर जो चल रहा है 12th क्लास हिस्ट्री का, उसी को कंटिन्यू करते हैं। और आज की हमारी फर्स्ट हेडिंग है हड़प्पा सभ्यता की खोज। तो देखिए, विभिन्न प्रकार के तथ्यों की खोज करने के पहलुओं को देखने के बाद में पुरातत्वविदों ने जो है इसका खोज का प्रयास किया। तो किस तरह से किया गया, क्या उन्होंने आइडियाज़ लगाए, ये कहाँ से सभ्यता कैसे आई, ये शहर नष्ट क्यों हो गए, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने सोची। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक हमने हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण इस संदर्भ में किया कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने भौतिक अवशेषों से प्राप्त साक्ष्यों के माध्यम से एक आकर्षक इतिहास के अलग अलग अंशों को एक साथ जोड़ा। लेकिन एक और कहानी भी है कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने सभ्यता की खोज की। जब हड़प्पा सभ्यता के शहर नष्ट हो गए तो लोग धीरे धीरे उनके विषय में सब कुछ भूल गए। जब लोगों ने इस क्षेत्र में सहस्त्र शताब्दियों बाद रहना आरंभ किया तो वे यह समझ नहीं पाए कि बाढ़ या मिट्टी के कटाव के कारण अथवा खेत की जुताई के समय या फिर खजाने के लिए खुदाई के समय यदा कदा धरती की सतह पर आने वाली अपरिचित पूरा वस्तुओं का क्या अर्थ लगाया जाता है। वो कह रहे हैं कि भाई वो सभ्यता जो है पूरी विलीन हो चुकी थी। जैसे कि आजकल भी हम कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि मकान की नींव खोदी गई तो उसके लिए नीचे से प्राचीन मूर्तियाँ निकल गई हैं, कई बार खजाना निकल जाता है। तो इस तरह से जब सभ्यता ख़त्म हो गई तो दूसरी बस्तियाँ वहाँ बसी। तो वो लोग भी जब अपना मकान वगैरह बनाते तो नीचे से अलग टाइप की चीज़ें निकलती, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया कि भाई ये क्या था यहाँ पे, और ये हम ही पहली बार मकान बना रहे हैं तो ये चीज़ें कैसे निकल रही हैं। लेकिन फिर भी धीरे धीरे जो है इसकी खोज की तरफ जो है विद्वान बढ़ने लगे। आगे देखते हैं कनिघम का भ्रम। कनिघम की अगर हम बात करें तो ये जो है 1853 से और 1856 का इनका 2 बार जो है इन्होंने सर्वेक्षण किया। जब भारतीय पुरातत्वविद सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किए, तब पुरातत्वविद अपने अन्वेषणों के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित स्रोतों, साहित्य व अभिलेखों का प्रयोग अधिक पसंद करते हैं। यहाँ तक कि कनिघम की मुख्य रुचि भी आरंभिक ऐतिहासिक लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तथा उसके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी। तो उनकी रुचि भी कहाँ पे थी कि 6वीं से और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चीज़ें किस प्रकार से डिफरेंट थी तथा उसके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी। आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों के द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया। कनिघम ने अपने सर्वेक्षण के दौरान अभिलेखों का संग्रहण, प्रलेखन तथा अनुवाद भी किया। उत्खनन के समय वे ऐसी पुरावस्तुओं को खोजने का प्रयास करते जो उनके विचार में सांस्कृतिक महत्व की थी। ठीक है, कि जब भी वो खोजबीन करते तो इस तरह की चीज़ें उनकी नज़रें हमेशा ढूंढती जो कि इससे कोरिलेट करती भी हो। हड़प्पा जैसे पूरा स्थल जो चीनी तीर्थयात्रियों के यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था और जो एक आरंभिक ऐतिहासिक शहर नहीं था, कनिघम ने अन्वेषण के ढांचे में उपयुक्त नहीं बैठता था। इसलिए हालांकि हड़प्पाई पुरावस्तुएं 19वीं शताब्दी में भी कभी कभी मिलती थी और इनमें से कुछ तो कनिघम तक पहुंची भी थी, फिर भी वह समझ नहीं पाए कि ये पुरावस्तुएं कितनी प्राचीन थी। ठीक है, तो जो भी प्राचीन वस्तुएं होती हैं उनको जानने के लिए जो है रेडियो कार्बन 14 पद्धति का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। एक अंग्रेज ने कनिघम को एक हड़प्पाई मोहर दी। उन्होंने मोहर पर ध्यान तो दिया पर उन्होंने उसे एक ऐसे कालखंड में दिनांकित करने का असफल प्रयास किया जिससे वे परिचित थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई और लोगों की तरह ही उनका भी यह मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ में हुआ था। उनकी सुनिश्चित अवधारणा के चलते यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गए। ठीक है,
तो जैसा कि मानते हैं कि सभ्यता का विकास जो है वो गंगा घाटी वाले पोर्शन से हुआ है और उसे ही जो है द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है बाद में। तो उन्होंने ध्यान दिया कि भी गंगा घाटी से शुरू हुआ है नगरीकरण, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें मिल रही हैं इसका मतलब वो सही नहीं है और ना ही उन्होंने दिमाग लगाया। अब आगे देखते हैं एक नवीन प्राचीन व्यवस्था। कालांतर में 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में दयाराम साहनी जैसे पुरातत्वविदों ने हड़प्पा में मोहरें खोज निकाली जो निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों से कहीं अधिक प्राचीन स्तरों से संबंधित थी। अब इनके महत्व को समझा जाने लगा कि एक अन्य पुरातत्वविद राखल दास बनर्जी ने हड़प्पा से मिली मोहरों के समान मोहरें मोहनजोदड़ो से खोज निकाली। अब देखिए, एक ने हड़प्पा से निकाली है, एक ने मोहनजोदड़ो से निकाली। अब दो जगह से सेम चीज़ निकली है, इसका मतलब इन दोनों में कोई कनेक्शन था। जिस अनुमान लगाया कि ये दोनों पुरास्थल एक ही पुरातात्विक संस्कृति के भाग थे। इनकी खोज के लिए 1924 में भारतीय सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। ठीक है, तो 1924 में कौन है डायरेक्टर? यहाँ पे मार्शल है। और 1853 में कौन थे फर्स्ट टाइम जो थे? कनिंघम थे। पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी सभ्यता की में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की, जैसा कि S.N. राव द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। देखिए, कल मैं कोई पेपर पढ़ रही थी तो वहाँ पे भी इस बुक का नाम था। ठीक है, मार्शल ने भारत को जहाँ पाया उसे उससे 30,000 वर्ष पीछे छोड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेसोपोटामिया के पुरास्थलों में हुए उत्खननों से हड़प्पा पुरास्थलों पर मिली मोहरें जैसी पर तब तक पहचानी न जा सकी थी मोहरें मिली। इस प्रकार विश्व को न केवल एक नई सभ्यता की जानकारी मिली पर वह मेसोपोटामिया के समकालीन थी। तो देखिए, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है बच्चों कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो किसके समान थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है मेसोपोटामिया सभ्यता के समान थी। नेक्स्ट है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के रूप में जॉन मार्शल का कार्यकाल वास्तव में भारतीय पुरातत्व में एक व्यापक परिवर्तन का काल था। वे भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे। ठीक है, कौन? मार्शल। टाइम पीरियड क्या था? 1924 का था। और वे यहाँ यूनान व क्रीट में अपने कार्यों का अनुभव भी लाए। ठीक है, यूनान और क्रीट सभ्यता को भी उन्होंने पढ़ा। हालांकि अधिक महत्वपूर्ण बात यह कि कनिंघम की तरह ही उन्हें भी आकर्षक खोजों में दिलचस्पी थी, पर उनमें दैनिक जीवन की पद्धतियों को जानने की उत्सुकता थी। जैसे कि वो बताया कि मार्शल को तो पुरानी चीज़ें वगैरह ये पसंद थी, लेकिन इनको क्या था? दैनिक चीज़ों के बारे में इनकी जो थी रुचि थी। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब इसके 1-2 पेज और बचे हैं, तो कल जो है हम फाइनली फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में इसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट फिर भी मैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तैयार करूँगी और फिर एक वीडियो आप लोगों के लिए उसमें से बना दूँगी। तो ये वीडियो जो भी बच्चे 12th के हैं तो वो भी हिस्ट्री क्लास की पढ़ाई जो है मेरे साथ कर सकते हैं, और जो बच्चे बड़े हैं, ग्रेजुएशन के हैं, जो कि अपने बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर या रीट वगैरह की, तो उनके लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। चलिए, आप सभी का धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए।